हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द एविएटर, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में। ये बायोग्राफी ड्रामा है जिसको डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कोर्सेज़े ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1913 में ह्यूस्टन से होती है, जहां 8 साल के ह्यूज को उसकी मदर नहला रही होती है और क्वारंटीन की स्पेलिंग सिखाते हुए उसे बताती है कि हमें अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और कॉलरा जैसी खतरनाक बीमारी से सावधान करती है और कहती है कि तुम सेफ नहीं हो। 14 साल बाद ह्यूज जवान हो जाता है। हॉलीवुड में अपनी फिल्म हेल एंजल्स को डायरेक्ट करते हुए अपने जूनियर को बताता है कि मेरे माता पिता मर चुके हैं और अब उनकी सारी जायदाद मेरी है और मेरा दिल जहां करेगा मैं वहां पैसा लगाऊंगा और ये फिल्म लार्जर देन लाइफ बनाऊंगा। कि तभी नोहा आता है और ह्यूज उसे बताता है, मैंने तुम्हें दुगने दाम देकर नौकरी पर रखा है ताकि तुम मेरे डे टू डे ऑपरेशंस को आसान बना सको और उन लोगों को भी समझा सको कि वो अब मुझे जूनियर न समझे बल्कि मिस्टर ह्यूज कहे। साथ ही अपने प्लेन्स का बेड़ा दिखाते हुए बोलता है, देख रहे हो नोहा, ये दुनिया का सबसे बड़ी प्राइवेट एयरफोर्स है, और एक्शन बोलकर शूटिंग शुरू करता है। हॉलीवुड की एक पार्टी में ह्यूज जाता है और अपने साथी डायरेक्टर से 2 कैमरा मांगता है ताकि और अच्छे एंगल से वो फिल्म शूट कर सके। ये सुनकर उसके साथी डायरेक्टर मिस्टर मेयर ह्यूज से पूछते हैं कि टोटल कितने कैमरास यूज कर रहे हैं आप। तो ह्यूज उसे बताता है कि सिर्फ 24। ये सुनकर मिस्टर मेयर हैरान रह जाते हैं और चिढ़कर ह्यूज को सलाह देते हैं, सुनो मिस्टर रिच, जितना भी तुम्हारा खानदानी पैसा है उसे तुम बैंक में लगाओ और ब्याज खाओ, तुम्हारी कोई भी फिल्म नहीं खरीदने वाला। और सब हंसने लगते हैं। अब ह्यूज अपने असिस्टेंट के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे लिए कैमरा का इंतजाम करोगे, चाहे चोरी करो, उधार मांगो या भीख मांग कर लाओ, और अगर तुम्हें शहर के बाहर जाना पड़े तो जाओ। कि तभी उनके पास एक हसीन लड़की आती है और उनको सिगरेट ऑफर करती है। ह्यूज उसके निजी अंगों पर हाथ लगाकर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है। ह्यूज उसकी हंसी में हाँ का इशारा देखता है और उसे अपने रूम नंबर देकर चला जाता है। फिल्म को शूटिंग में 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो जाता है। कभी एंगल सही नहीं मिलते तो कभी बादल नहीं होते और फिल्म में $40 लाख खर्च हो जाते हैं। नोहा आता है और ह्यूज को सलाह देता है कि हमें शायद अपनी फिल्म रिलीज कर देनी चाहिए वरना तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन ह्यूज अपनी जायदाद गिरवी रखकर शूटिंग करने में बिजी हो जाता है और आखिरकार एक दिन आता है और वो फिल्म रिलीज कर देता है, जो कि उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म होती है। हालांकि ह्यूज अभी भी एंडिंग को लेकर सेटिस्फाई नहीं होता। कुछ टाइम बीतने के बाद ह्यूज एक फेमस एक्ट्रेस कैथी से गोल्फ खेलते हुए मिलता है, जो कि इतनी बातूनी होती है वो ह्यूज का दिल जीत लेती है। वहीं ह्यूज को एक कमर्शियल प्लेन बनाने का ऑफर मिलता है जो 12,000 फीट पर उड़ सके और करीब 40 लोगों को ले जा सके। लेकिन ह्यूज छोटी चीजों से काम मानने वाला था। वो कहता कि हम ऐसा प्लेन बनाएंगे जो 50 से 60 लोगों को लेकर और 20,000 फुट ऊपर उड़ेगा। ये सुनकर उसके एविएशन पार्टनर TWA हाथ खड़ा कर देती है और फिर ह्यूज उसे खरीदने का ऑफर देता है। ह्यूज कैथी को लेकर डिनर के लिए जाता है और वहीं उसके दोस्त फ्लिन और जॉनी उससे मिलने आते हैं और फ्लिन ह्यूज की डिनर प्लेट में से एक मटर का दाना उठाकर खाने लगता है, जो कि ह्यूज को अटपटा सा लगता है और वो कैथी को लेकर वहां से निकल जाता है और अपने प्राइवेट प्लेन से पूरा शहर घुमाता है। शहर दिखाने के बाद ह्यूज कैथी को अपने घर लेकर आता है और ड्रिंक के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। सितंबर 13, 1935 को ह्यूज अपने नए प्लेन को टेस्ट करता है और स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाता है। हालांकि स्पीड बढ़ाने की वजह से उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। गुड न्यूज देने के लिए वो जख्मी हालत में सीधा कैथी के पास पहुंचता है। कैथी ह्यूज को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की खुशी में उसे चूमती है और उसके जख्मों पर पट्टी करते हुए उसे अपने भाई के बारे में बताती है जिसने सुसाइड कर लिया था। बातें सुनकर ह्यूज भी अपने मन की बात कैथी को बताता है कि उसे कुछ अजीब सा दिखता है और कभी तो वो डर जाता है कहीं वो पागल ना हो जाए। लेकिन कैथी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुमने ही मुझे उड़ना सिखाया है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। ह्यूज 4 दिन में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाकर
एक और नया रिकॉर्ड बना देता है। वहीं पैन एम एयरलाइंस के मालिक जुआन रेडियो पर ह्यूज की उपलब्धियों को सुन रहे होते हैं कि तभी उसका वकील आता है और बताता है कि मिस्टर ह्यूज ने TAW कंपनी खरीद ली। जुआन बोलता है, मुझे लगा कि वो प्लेन में दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। वकील बताता है कि प्लेन के रेडियो से हवा में ही उन्होंने डील कर ली। मिस्टर जुआन काफी इम्प्रेस होते हैं और अपने वकील को बोलते हैं, मैंने ह्यूज के बारे में काफी चौंकाने वाली बातें सुनी है, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। वहीं एक दिन ह्यूज कैथी के साथ उसकी फैमिली से मिलने जाता है और लंच करते हुए उसकी OCD की बीमारी के लक्षण बढ़ने लगते हैं और ह्यूज लंच बीच में ही छोड़कर बाहर चला जाता है। वर्ल्ड वॉर का खतरा चारों तरफ मंडराने लगता है और सब देश हथियारों की होड़ में लग जाते हैं। ह्यूज का भी देश प्रेम जागता है और वह अपने देश के लिए एक ऐसा हरक्यूलिस प्लेन बनाने की सोचता है जो आर्मी और जीप एक साथ लंबी दूरी तक ले जा सके। साथ ही ह्यूज प्लेबॉय की जिंदगी बिताने लगता है। वो हर दिन नई हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ घूमने लगता है और उनके साथ रिश्ते बनाता है। कैथी ह्यूज की इस आदत से परेशान होकर उसको छोड़ने का फैसला करती है, जिसका रिजल्ट होता है दोनों के बीच एक झगड़ा और कैथी उसे छोड़कर चली जाती है। ह्यूज में OCD के लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि वो हर चीज छूने से डरता है कि कहीं उसमें बैक्टीरिया ना हो। और तो और रात को वो अपने सारे कपड़े जला देता है और देर रात नोहा को फोन करके कहता है, मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। एक रात ह्यूज अपनी नई गर्लफ्रेंड और अपने असिस्टेंट के साथ डिनर कर रहा होता है कि तभी वहां मिस्टर जुआन आते हैं और अपने नए प्लेन के बारे में बताते हुए ह्यूज को चैलेंज करते हैं और ह्यूज भी अपने नए प्लेन जो कि बहुत बड़ा होने वाला है उसकी जानकारी देते हैं। दोनों ही कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हैं। ह्यूज मन ही मन अभी भी कैथी से प्यार करता है और एक रिपोर्टर को धमकाते हुए कहता है कि वो कैथी और उसके नए लवर की तस्वीरें मैगजीन में न छापे और उसे पैसों में खरीद लेता है। वहीं जुआन अपने करीबी सीनेटर ओवन को कहता है कि वो सीनेट में ऐसा बिल पास करे जिसमें सिर्फ पैन एम एयरवेज की मोनोपोली चले। ह्यूज को अब नई गर्लफ्रेंड एवा मिल जाती है जो कि पहले से ही शादीशुदा होती है। ह्यूज और एवा डेट पर जा ही रहे होते हैं कि ह्यूज की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि 15 साल की होती है वो अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मारती है और प्रेस में ये खबर छप जाती है। ह्यूज अपने हरक्यूलिस प्लेन के ब्लूप्रिंट देख रहा होता है कि ऑडी बताता है अगर नया बिल पास हो गया तो सारी गेम पैन एम के हाथों में चली जाएगी। चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ ह्यूज पर OCD का असर बढ़ने लगता है और वो बस ब्लूप्रिंट 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 बोलता रहता है और ऑडी हक्का बक्का उसे देखता रह जाता है। 1945 में ह्यूज अपने नए जासूसी प्लेन की टेस्टिंग के लिए उड़ान भरता है और टेस्टिंग करते हुए उसका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें उसका शरीर 78% तक जल जाता है और हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। हॉस्पिटल में ऑडी एक और बुरी खबर सुनाता है कि एयरफोर्स ने हमारा प्लेन वाला ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है और पूछता है कि क्या हम अपना प्रोजेक्ट बंद कर दें। इतना सब कुछ होने के बाद भी ह्यूज ऑडी को कहता है कि प्लेन बनाना जारी रखो। जोएन और सीनेटर मिलकर ह्यूज के घर FBI की रेड करवाते हैं। अब उनके पास कुछ अहम सबूत लगते हैं और वो ह्यूज को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं कि या तो वो अपनी TWA पैन एम को बेच दे, नहीं तो वो उसे कोर्ट में घसीटेंगे, जिसके लिए ह्यूज साफ मना कर देता है और चुनौती देते हुए कहता है कि मैं नहीं रुकने वाला। ह्यूज और बीमार होने लगता है। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो हर चीज से नफरत करने लगता है और अपने आप को क्वारंटीन कर लेता है। उसकी हालत सुनकर कैथी उसकी हेल्प के लिए आती है और शुक्रिया करती है कि तुमने वो तस्वीरें मैगजीन और अखबारों में नहीं छपने दी। ह्यूज कैथी से पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। कैथी उसे बताती है हाँ, तो ह्यूज कैथी को बेस्ट ऑफ लक कहता है और उसे जाने देता है। जोएन को भी ह्यूज की बीमारी के बारे में पता लगता है और वो उससे मिलने के लिए आता है और अपना प्रस्ताव फिर से रखता है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अपनी TWA कंपनी मुझे बेच दो वरना मैं और सीनेटर तुम्हें फ्रॉड घोषित कर देंगे। अब एवा ह्यूज के पास आती है और ह्यूज को अपने प्यार से समझाने की कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। ह्यूज को नहलाती है, उसकी शेव करी है और उससे कहती है यहाँ सब कुछ गंदा है लेकिन फिर भी हम उसे साफ करने की कोशिश करते हैं। ये बात ह्यूज को झंझोर करके रख देती है।
और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अदालत को फेस करने का, लोगों को फेस करने का। 6 अगस्त 1947 के दिन ह्यूज अदालत में जाता है और एक बयान देते हुए कहता है कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो मैं भी अपने पत्ते खोल देता। और सीनेटर और जोआन की दोस्ती के सारे सबूत जो बिल आप अपने दोस्त के कहने पर लाए हैं, वो सिर्फ मिस्टर जोआन की कंपनी पेनम को ही मोनोपोली दिलाने के लिए होगा, और बताते हुए कि आप पेनम की मुफ्त टिकट लेते हैं ताकि आप सारी दुनिया घूम सके फ्री में। और भी काफी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसे कि $20,000 आपको इलेक्शन में मिले थे। इन सब बातों से सीनेटर, जो कि ह्यूज को फ्रॉड घोषित करने वाला था, बल्कि अब उल्टा वही दुनिया के सामने आ जाता है। जोआन, जो केस की कमेंट्री रेडियो पर सुन रहा होता है, अपने रेडियो बंद करके कहता है सारा खेल खत्म हो गया, अब TWA हर जगह उड़ान भर सकेगा और हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। कुछ हफ्तों बाद 2 सितंबर 1947 को ह्यूज अपने 200 टन वजनी जहाज को उड़ाकर साबित करता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हरकुलिस की उड़ान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूज को फिर से दिमागी अटैक पड़ता है। नोआ उसे टॉयलेट में बंद कर देता है। ह्यूज टॉयलेट के शीशे में देखता है और अपने बचपन का प्रॉमिस याद करता है, जो कि उसने अपनी मदर से किया था कि वो दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन बनाएगा और सबसे अच्छी फिल्में भी बनाएगा। अपना वादा याद करते हुए वो संतुष्ट होता है कि शायद उसने अपनी माँ से किए हुए वादे पूरे कर लिए, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।